हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल ज्योतिष फ्रीक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास ये लुसेंट का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। ये लुसेंट एकदम रामबाण अमृत है, इसके बिना सरकारी नौकरी होना मुश्किल है। तो आशा करते हैं कि आपके पास भी ये लुसेंट है। लेकिन दिक्कत ये होता है दोस्तों कि लुसेंट जब हम पढ़ने के लिए खोलते हैं एक दो पेज तो एक आध पेज पढ़ते हैं और किताब रख के सो जाते हैं, नींद आने लगता, मतलब पढ़ने में बिल्कुल बोरिंग लगता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीक़ा से लुसेंट पढ़ें कि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, न लगे। तो लुसेंट पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमको पढ़ने में मज़ा आएगा, जहाँ से हम समझ सकते हैं और कुछ अच्छा हो सकता। तो इसके लिए हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत जो जुड़ा हुआ है वो मध्यकालीन से जुड़ा हुआ। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से अगर हम स्टार्ट करें तो धीरे धीरे मध्यकालीन भारत से जुड़ता हुआ चला जाएगा और आधुनिक भारत के इतिहास तक पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और हमारे साथ आप भी ध्यान से पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें। तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रहे। ये पेज नंबर है 21 लुसेंट का। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरुआत होता है 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी में अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, सफल आक्रमण, मतलब आक्रमण किया और विजय हो गया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही बनना शुरू हो जाएगा कि सबसे पहले अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी में किया और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। क्वेश्चन आ सकता है कि जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। दोस्तों, भारत पर अरब वासियों का जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत को एकदम लूटना है, जम के लूटना, धन दौलत जितना भी है भारत में लूट के, घसोट के और भाग जाना नहीं। तो लूटने के लिए उन लोग आक्रमण किया। उसके साथ साथ उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है, खूब प्रचार प्रसार उसको करना था इस्लाम धर्म को, और खूब धन दौलत लूटना था। इसलिए अरब वासियों ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों, यहाँ के बाद हम सीधे पहुँचते हैं 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में, तो 932 ईस्वी में कौन सी घटना घटता है? तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी था। अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार था जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, जिसका राजधानी था गजनी। मतलब हम मोहम्मद गजनी के पास पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए। तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया, ठीक है। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब तुर्की वालों ने जब आक्रमण किया तो उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, ठीक है। अल्पतगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन जो है वो अल्पतगीन के गुलाम था और वही उसका दामाद था। दोस्तों, इतिहास में ऐसा ही होता है, जो उसका गुलाम रहता था वही उसका दामाद बनता था, ठीक है। तो अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद सुबुतगीन है, ठीक है, वही क्या होता है कि 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता। जब अल्पतगीन गजनी के गद्दी पर कौन बैठा? सुबुतगीन। मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, हम शुरुआत किए कि 932 ईस्वी की कहानी सुना रहे हैं आपको। 932 ईस्वी में कुछ हुआ कि अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार था जो गजनी साम्राज्य का स्थापना किया, जिसका राजधानी गजनी बनाया, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद अल्पतगीन का जब मृत्यु हुआ तो प्रीतिगीन कुछ दिन शासन किया, ठीक है। उसके बाद 977 में, ठीक है, 977 की बात है कि सुबुतगीन जो अल्पतगीन के गुलाम और दामाद था वह गजनी के गद्दी पर बैठा। और ये जो मोहम्मद गजनी, जिनका नाम बहुत ही चर्चित है, मोहम्मद गजनी, वो सुबुतगीन के बेटा था, जिसका जन्म कब हुआ था? तो 971 ईस्वी में हुआ था। मतलब सुबुतगीन की गद्दी पर बैठने से 6 साल पहले मोहम्मद गजनी का जन्म
हो चुका था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। जब उसके पिता सुबुतगीन थे तो उन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 998 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद गजनी। ठीक है, तो बगदाद का खलीफ अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमुन उद दौला यानी यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया गया मोहम्मद गजनी को। तो मोहम्मद गजनी बोला जाएगा कि मोहम्मद गजनी का किस चीज से उपाधि दिया गया था? तो उपाधि दिया गया था यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला। एक किसे उपाधि दिया गया था? तो मोहम्मद गजनी को दिया गया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार दोस्तों। कह रहा मोहम्मद की भारतीय आक्रमण वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। मतलब भारत सोने की चिड़िया जिसे बोला जाता था, तो सब लोग का आंख लगा हुआ था भारत पे कि सोने की चिड़िया को लूटना। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में लूटा, तो फिर 932 में ये अल्पतगीन के दामाद सुबुतगीन के बेटा मोहम्मद गजनी फिर आया इधर और 17 बार आक्रमण किया भारत पे। इनका वही उद्देश्य था, धन दौलत लूटना। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया, सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, जहां शाही का राजा जयपाल था। ठीक है, शाही का राजा जयपाल वहां पे अभी भी था, जब उसी के विरुद्ध आक्रमण किया गया था 1001 ईस्वी में, और इस आक्रमण में पराजय हो गया जयपाल का। ठीक है, मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। 1008 में उसके बाद आक्रमण किया गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में किया, जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। बोलेगा कि 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था, तो उस समय कितना हाथ लगा था उसको? तो 20 लाख दिनार की संपत्ति का हाथ लगा था उसमें। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। मैंने मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ पे आक्रमण करके लौट रहा था लूट के, तो फिर उस मोहम्मद गजनी पे आक्रमण कर दिया जाटों ने, और इन लोग ने भी कुछ धन दौलत लूट लिया। ठीक है, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में था। मतलब अब कुछ हुआ 1025 ईस्वी में, जब सोमनाथ के मंदिर से मोहम्मद गजनी लूट के चला जा रहा था, तो जाटों ने उसके विरुद्ध आक्रमण किया और कुछ धन दौलत लूट के भागा। तो उसी के विरुद्ध में 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने फिर जाटों के विरुद्ध लड़ाई किया। नहीं, तो उसके बाद ये आक्रमण लास्ट आक्रमण था। इसके बाद 1030 ईस्वी में उसका खुद मृत्यु हो गया मोहम्मद गजनी का। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का मृत्यु हुआ था 1030 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। ये मोहम्मद गजनी ही था जो प्रथम शासक, कैसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, सुल्तान। इसके बाद कहानी शुरुआत होता है मोहम्मद गौरी का। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की कहानी इसके बाद शुरुआत होता है, मतलब 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की कहानी समाप्त हो जाता है। तो अब आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौर था। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गजनी के अधीन जो गौर था, एक छोटा राज्य, उसका शासक कौन बना? मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया, और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह परास्त कर दिया। तो जैसे ही मोहम्मद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ, तो उसके बाद मोहम्मद गजनी के अधीन एक राज्य था गौर। उस गौर के गद्दी पे कौन बैठा? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और जैसे ही उसका शासक बना तो 1175 ईस्वी में, ये शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। गौर के शासक ये बना 1173 ईस्वी में, और 1175 ईस्वी में भारत पर फिर ये कुछ किया, तो आक्रमण किया।
ठीक है। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया, जो गुजरात पर हुआ था। शासक भीम द्वितीय ने इसको पूरी तरह से मार के भगाया, हरा के भगाया भीम द्वितीय ने, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा बहुत सारा युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। तो 2 युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने पहला युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ जब लड़ाई किया तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत हो गया इनका, ये गौरी को भगा दिया, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी भागा तो 1 साल बाद फिर से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। तो इसको बोला जाता है तराइन का युद्ध। तो इसका मतलब तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें गौरी का हार हो गया था। लेकिन 1 साल बाद फिर 1192 में, यानी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था, ठीक है। और गौरी उसे बंदी बनाकर अपने साथ लेके चल गया था। कि फिर चंदावार का युद्ध था 1194 में। फिर गौरी जयचंद के साथ लड़ाई करता है और जयचंद को हरा देता है। दोस्तों क्या हुआ, ध्यान से सुना। मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत पे आया लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को भगा दिया 1191 में। तो हुआ कुछ ही कि पृथ्वीराज चौहान के दोस्त था जयचंद, और जयचंद ने दोस्त के साथ गद्दारी कर दिया। कुछ इंटरनल मैटर के कारण गद्दारी कर दिया। गद्दारी करने का नतीजा यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया, ठीक है। हार गया 1192 में। लेकिन 1192 में हारने के बाद 1194 में फिर से गौरी जयचंद के विरुद्ध लड़ाई किया और जयचंद को फिर हरा दिया। तो दोस्तों जयचंद ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को गद्दारी करके हराया। अब उसी का नतीजा उसको भी भोगना पड़ा कि फिर गौरी ने उसको हराया। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और तीसरा युद्ध जो चंदावारी का युद्ध था 1194 में हुआ था, जो जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद का हार हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था, स्कंद, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। भारत में जितने भी प्रदेशों पर गौरी जीता था उस प्रदेश को अपने गुलाम को सौंप दिया और वो अपने घर लौट के चला गया जहाँ से वो आया था, ठीक है। मतलब गजनी लौट के चला गया। मोहम्मद गौरी का हत्या हो जाता है 15 मार्च 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता, हत्या कर दिया जाता। तो 1206 ईस्वी के बाद जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दामाद था। तो अब ये जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो जब मोहम्मद गौरी मर जाता है और जो भारत है यहाँ, तो यहाँ भारत में कुछ जो प्रदेश जीता था वो मोहम्मद गौरी, और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और अपने चला गया। तो अब यहाँ का जो शासक बना ये कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अब गुलाम वंश की स्थापना करता, गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम था, गुलाम वंश की स्थापना किया और गुलाम वंश की स्थापना वो 1206 ईस्वी में कर देता।